गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। केमिकल कैनेटिक्स में आज हम न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम रेट कांस्टेंट के यूनिट्स पढ़ेंगे, क्योंकि पीछे आपको बताया गया था कि रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। इसमें कहा गया है कि फॉर होमोजेनस डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इनटू NO2 एंड O2 रिएक्शन हमें गिवन है 2N2O5। ये हमें 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस दे रहा है और उसने रेट ऑफ रिएक्शन भी दे दिया है और सबसे अच्छी बात है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन भी दे दिया है, यानी कि रेट इज इक्वल टू KN2O5। तो ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो आप देख सकते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब वन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस एक्सप्रेशन के लिए और इस इक्वेशन के लिए जो है वो कितना होगा, 1 होगा। दैट इज ऑल। यानी कि हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गया। सपोज यहाँ पे उसने 2 लिखा होता तो हम, लेकिन वो रेट लॉ एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें प्रॉपरली लिखा होना चाहिए रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी इंटाइटी है उसके ऊपर कुछ लिखा होना चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा। अगर 0 लिखा होता तो 0 ऑर्डर हो जाता, 1 लिखा है तो 1 फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो इसमें कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 हो गया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2O5 इज 1। गॉट इट? ये था आपका पहला न्यूमेरिकल। तो इसके सिंपल से ही न्यूमेरिकल्स हैं, पीछे हमने जो किए थे वो न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफरेंट थे। अगला न्यूमेरिकल हमारा NCERT का न्यूमेरिकल है। तो इसमें उसने कहा है कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू के ए, इसका ऑर्डर 1/2 है। बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रेज किया है 3/2 से। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है ए पार्ट के लिए और ऐसे बी पार्ट के लिए निकालना है। तो पहले हम ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो ए का जो ऑर्डर है 1/2 है, ये 1/2 है, और बी का ऑर्डर जो विद रिस्पेक्ट टू बी जो ऑर्डर है वो 3/2 है। तो हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2। तो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया। गॉट इट बेटा? ऐसे ही हमारे पास जो है बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें गिवन है रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर को रेज किया 3/2, बी की पावर को रेज किया -1। तो हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो इन दोनों को प्लस कीजिए 3/2, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1 आ गया। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, 1/2। इसका मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी पार्ट के लिए जो है वो कितना है, हाफ है। ठीक है, सो ए और बी पार्ट के ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिए। ए पार्ट के लिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है और बी पार्ट के लिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हाफ है। दैट इज ऑल अबाउट सेकेंड न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल में। थर्ड न्यूमेरिकल में कहा गया कि रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी रेट इज इक्वल टू के नाइट्राइट आयन, आयोडाइड आयन
हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को 2 से रेज किया है। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट्स में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इनमें स्टेटमेंट्स ही बड़ी होती हैं केमिकल किनेटिक्स के न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो इसमें कहा गया है हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल्ड, यानी आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना है। नंबर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड इज हाफ्ड, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करना है। नंबर 3 नाइट्राइट, आयोडाइड और हाइड्रोजन, इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करना है। तो तीनों तो इकट्ठे नहीं निकलेंगे, हम पहले पार्ट को निकालते हैं, लेकिन उसको भी निकालने से पहले हम नाइट्राइट की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसको A मोल पर लीटर लिख लेते हैं। हमारी कन्वीनियंस के लिए न्यूमेरिकल ईजियर निकल जाएगा। आयोडाइड जो है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को B मोल पर लीटर ले लेते हैं और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को C मोल पर लीटर ले लेते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट विल बी इक्वल टू K, इसको आपने A लिया, ये A हो गया, इसको आपने B लिया, यहाँ पे B लिख दिया, इसको आपने C लिया, C लिख दिया, इसकी पावर को 2 रेज किया था तो यहाँ पे C का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वाला एक्सप्रेशन है थर्ड न्यूमेरिकल में, उसको अब हमने सिंप्लीफाई करके रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B इंटू C का स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, यानी कि H प्लस यानी कि C की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें। तो H प्लस हमारे पास जो है वो C की बजाय क्या हो गया, 2C हो गया, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल करना है। क्योंकि हमने कहा था कि H प्लस जो है वो C है, तो उसने कहा कि आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो, तो C की बजाय हमने 2C लिख दिया। तो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B इंटू 2C, तो इसकी पावर 2 रेज है तो ये 2 हो गया, स्क्वायर हो गया इसका। 2 2 का 4 आ गया, आगे लगा दो 4 को, आगे फिर K इंटू A इंटू B इंटू C लिख दो, साथ में C का स्क्वायर ऑफ कोर्स। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन के साथ इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। अगर हम ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसे इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करते हैं तो 4 टाइम्स ये इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट के कंपैरेटिवली। सो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स as compared to rate law expression given in the numerical statement। ठीक है, अच्छा अब पार्ट 2 पे चले जाते हैं। यहाँ पे उसने कहा है कॉन्सेंट्रेशन आयोडाइड की हाफ करनी है, तो आयोडाइड को B लिखा हुआ है, आयोडाइड को B लिखा है, तो B की आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करना है, तो B को हाफ कर दिया, B/2 हो गया। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B/2 इंटू C स्क्वायर। तो ये 1/2 आगे ले आओ, रेट इज इक्वल टू 1/2 KABC स्क्वायर। तो इसको फिर से इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर कीजिए। जब आप इसको 1 इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट इक्वेशन के कंपैरेटिवली हाफ है, तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि नाइट्राइट, आयोडाइड और हाइड्रोजन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर देना है। तो फिर नाइट्राइट को A की बजाय 3A लिखेंगे, आयोडाइड को B लिखा था, अब क्या लिखेंगे 3B, हाइड्रोजन को C लिखा था, अब क्या लिखेंगे 3C। उसने कहा ट्रिपल कर दो, ट्रिपल कर दिया
और इन वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट कर दिया। रेट इज इक्वल टू के, 3 नाइट्राइट ए था 3A, ठीक है, आयोडाइड 3B है 3B, हाइड्रोजन 3C है 3C स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ले लो 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो 81। तो बाकी तो के ए बी सी स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। तो इक्वेशन 1 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है 81 टाइम्स जो है वो हो गया। ठीक है, ये आई एम वेरी श्योर कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे जो मैं न्यूमेरिकल आपको करवाने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें उसने कहा कि रेट ऑफ गैशियस रिएक्शन इज़ हाफ्ड। आपने एक रेट ऑफ रिएक्शन, गैशियस रिएक्शन है, उसको आधा कर देना है रेट ऑफ रिएक्शन को, और वेसल जिसमें गैस पड़ी हुई है उसके वॉल्यूम को डबल कर देना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो निकालना है। सारा कुछ गैशियस फॉर्म में है और गैस जो है वेसल में पड़ी हुई है, वेसल का वॉल्यूम डबल कर देना है और रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा क्योंकि आपने वेसल का वॉल्यूम जो है वो डबल किया है। तो अज्यूम कर लीजिए कि रिएक्शन हमारे पास जो है वो उसमें रिएक्टेंट जो है ए है और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने निकालना है तो हमने उसको एन अज्यूम कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर को रेज कर दिया एन, क्योंकि बच्चा हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एन, या सिंपली इसको रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन लिख देते हैं। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन जो है 1 होगी। ठीक, अब आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम के वेसल को डबल कर देना है। तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। नोट, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ये मैंने आपको लिख के दे दिया है कि वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन जब आधी रह जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाफ हो गया और जो कॉन्सेंट्रेशन ए थी वो भी हाफ होगी क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ से n निकाल लीजिए, वो आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर कितना है, इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? देख लीजिए ये क्लियर है आपको अच्छी तरह से। फिर हम आगे चलते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि ये 4th न्यूमेरिकल आपको क्लियर है। अब हम 5th न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 5th न्यूमेरिकल भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें अमोनिया उन्होंने कहा कि डीकम्पोज कर रहा है एज ए 2 अमोनिया इंटू नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, और उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू K1, K2 एंड K3। तो एक अमोनिया के लिए दिया हुआ है और उसको इक्वेट किया है K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। एक नाइट्रोजन के लिए दिया है, उसमें लिखा है इज इक्वल टू K2 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंपेयर किया गया और रेट कांस्टेंट चेंज कर दिया। ऐसे ही हाइड्रोजन की रेट को कंपेयर किया गया अमोनिया की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ और यहाँ पे रेट कांस्टेंट K3 लिख दिया है। तो आपने रेशियो ड्राइव करनी है K1, K2 और K3 के बीच में। तो पहले तो हम इसको अब जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते होते हैं स्टैचोमेट्री के साथ डिवाइड करके वैसे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस
1/2 डी अमोनिया अपॉन dt, क्योंकि अमोनिया की स्टिचोमेट्री 2 थी तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। नेगेटिव साइन शो करता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, इज इक्वल टू प्लस नाइट्रोजन की स्टिचोमेट्री 1 है, डी नाइट्रोजन अपॉन dt इज इक्वल टू हाइड्रोजन की स्टिचोमेट्री जो है वो 3 है, इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन dt। तो अब हम क्या करते हैं कि इनमें सब में ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्सक्यूज मी, तो ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनमें पुट कर देते हैं। जैसे हमारे पास है -1/2 डी अमोनिया अपॉन dt, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि डी अमोनिया अपॉन dt जो है वो K1 इंटू अमोनिया है। तो ये जो कि 1/2 है तो हम यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। तो 1/2 लिखेंगे, पहले आप सिर्फ इतना देखिए कि डी अमोनिया अपॉन dt किसके इक्वल है, K1 इंटू अमोनिया, तो हमने लिख दिया K1 इंटू अमोनिया। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली ये जो स्टिचोमेट्री के साथ डिवाइड भी करना है, तो ये 1/2 K1 इंटू अमोनिया आ गया, इज इक्वल टू D(N2 अपॉन D2 K2 अमोनिया के इक्वल है, तो ये सीधा ऐसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू DH2 अपॉन DT इज इक्वल टू K3 अमोनिया, पर स्टिचोमेट्री के साथ डिवाइड भी करना है तो 1/3 K3 अमोनिया लिख देंगे। ठीक है, ये पता लग गया कि इसमें इसको 1/2 से मल्टीप्लाई या इसको ये वाले जो एक्सप्रेशन है इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये 1/2 K1 इंटू अमोनिया आ गया। और ये वाले में स्टिचोमेट्री थी नहीं नाइट्रोजन की, तो इसको K2 अमोनिया ही लिख दिया। और तीसरे ये जो एक और प्रोडक्ट दिया हुआ है हाइड्रोजन, इसमें इसकी स्टिचोमेट्री 3 थी तो 1/3 K3 अमोनिया लिख दिया। अच्छा, अमोनिया तो चलो छोड़ दो, अब वो कॉमन है। हमने K1 K2 K3 की रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास आ गया 1/2 K1 इज इक्वल टू K2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 K3। 1/2 K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 1/3 K3। अब इनकी रेशियो निकालनी है, तो K2 तो हमारे पास है ही 1 है, तो आप इसको 1 अज्यूम कर लीजिए, 1 अज्यूम कर लीजिए। तो अब K1 की वैल्यू निकालनी है, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से K2 तो 1 ही मान रहे हैं आप, तो इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो K3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आप देखिए K1 हमारे पास जो है वो हमने कितना निकाला, 2 लिख दिया यहाँ पे। K2 हमने स्टिचोमेट्री के अकॉर्डिंगली, या आप कह दीजिए कि इसको लिया ही 1 था, तो ये K2 1 हो गया। और K3 हमारा कितना निकला है, 3 निकला है। तो रेशो K1 K2 K3 की कितनी आ गई, 2:1:3 आ गई। ठीक है, ये क्लियर है आपको? ओके, आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम इसमें पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट K के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो कैसे बनेंगे। आपको पीछे बताया था कि जो रेट कांस्टेंट K है उसके यूनिट्स जो हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो nth ऑर्डर के लिए हम पहले एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, K मोलर कॉन्सेंट्रेशन और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये dx क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, dt क्या होता है, टाइम होता है। आप इसमें से K की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ चला जाएगा।
तो हमारे पास आ गया dx अपॉन dt मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ये कॉन्सेंट्रेशन इधर आके 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n हो गई, ठीक है। तो dx जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और जो dt है वो क्या है, टाइम है, इनटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, n है। तो dx जो कि कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, dt जो कि टाइम है तो टाइम लिख दिया, इनटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n लिख दिया। अब ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे इसको ऊपर ले जाओ चाहे इसको नीचे ले आओ। चलो हम इसको नीचे ले आते हैं। जब ये नीचे आएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो हमारे पास फिर क्या आएगा, 1 अपॉन टाइम, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ गया, 1 अपॉन टाइम इनटू कॉन्सेंट्रेशन, n तो था ही, ये जब नीचे आया तो इन्वर्स हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन n-1 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के की वैल्यूज़ पुट करना चाहते हो और रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालना चाहते हो, तो आप इसको सारी वैल्यू को इन्वर्स कर लीजिए। उससे ये होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जाएगी तो n-1 की बजाय 1 - n हो जाएगी, और टाइम जो है ऊपर जाके पर टाइम हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, अगर आप इसको इक्वेशन 1 बनाना चाहते हैं इसको बना सकते हैं। अब आपके पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट निकालने हैं। किसके यूनिट्स निकालने हैं, के रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन 1 - 0 पर टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, तो ये मोल पर लीटर आ गया। पर टाइम को, या टाइम का यूनिट आप आवर्स ले सकते हो, मिनट ले सकते हो, सेकंड ले सकते हो। मैंने एसआई यूनिट सेकंड ले लिया तो मेरे पास क्या आ गया, पर सेकंड आ गया। तो ये मोल पर लीटर, ठीक है, इसकी पावर बाहर 1 थी तो ये मोल पर लीटर हो गया और ये पर सेकंड हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तो 1 आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन 1 - 1, यानी ये तो ज़ीरो ही हो गया। पर टाइम, सिर्फ पर टाइम ही इसके यूनिट्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन तो ज़ीरो ही होगी। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसके के यूनिट जो हैं सिर्फ कैसे आएंगे, पर सेकंड आ जाएंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू जो है वो 2 पुट करनी है, तो 2 पुट करनी है, 2 किस में पुट करनी है, इसमें पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n की वैल्यू 2 पर टाइम। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अभी बताया था, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और ये साथ में -1 इसकी पावर रेज की हुई है और पर टाइम है। तो मोल जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 पावर हो जाएगी मोल की, पर मोल हो जाएगा ये, और लीटर ऑलरेडी पर लीटर है, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लीटर पॉजिटिव में आ जाएगा और साथ में पर टाइम है, ठीक है। ये यहाँ पे मिसिंग था, -1 को मोल से मल्टीप्लाई करना था तो पर मोल यहाँ पे आना था। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर लेंगे, ठीक है। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंगली के यूनिट निकाले हैं, ये सॉल्यूशंस के लिए निकाले हैं, ये आप गैसेस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एक्सप्रेशन तो वही रहेगा गैसेस के लिए, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन, वहाँ पे आप क्या लिखते थे,
कॉन्सेंट्रेशन n-1, पर गैसेस जो कि प्रेशर में लेते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एटमॉस्फेयर लिख देंगे, ठीक है। और जैसे उसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 - n पर टाइम था, यहाँ पे एटमॉस्फेयर 1 - n पर टाइम है। तो यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर के लिए एटमॉस्फेयर 1 - n, n की वैल्यू ज़ीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 0, और पर टाइम, तो ये आ गया एटमॉस्फेयर, साथ में क्या आ गया, पर टाइम को सेकंड में ले लो तो ये आ गया एटमॉस्फेयर पर सेकंड हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो एक्सप्रेशन हमारा है एटमॉस्फेयर 1 - n, एटमॉस्फेयर 1 - 1 और साथ में पर टाइम। तो सॉल्यूशन में भी ऐसे हुआ था, वहाँ पे बस कॉन्सेंट्रेशन था, तो यहाँ पे भी फिर एटमॉस्फेयर आएगा नहीं, 1 - 1 0 हो गया, ये फिनिश। तो आपके पास पर टाइम बचा, पर टाइम को पर सेकंड ले लो। सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। इस तरह से आप रेट कांस्टेंट k के यूनिट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। इवन के यूनिट्स की हेल्प से हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। सपोज करो कि किसी न्यूमेरिकल में उन्होंने यूनिट्स दिए हुए हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, और वो कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, ज़ीरो ऑर्डर। सपोज करो किसी रिएक्शन में उन्होंने जो यूनिट्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन के पर सेकंड दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो पर टाइम यूनिट जो है, पर टाइम का जो यूनिट है के लिए, वो कौन से ऑर्डर के लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ, वेट कीजिए। ये है न्यूमेरिकल, उसमें उसने कहा k = 2.3 × 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, और उसने कहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। तो हम पेज नंबर 28 पे चले जाते हैं, लीटर पर मोल पर टाइम, लीटर पर मोल पर टाइम। तो आप अब देखिए कि लीटर पर मोल पर टाइम कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आएगा। उसने यही तो पूछा है कि के जो हैं वैल्यू और यूनिट्स गिवन है, तो आप इनकी वैल्यू और यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कीजिए। ये एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि k = 3.1 × 10⁻⁻4 पर सेकेंड। तो इसमें सिर्फ पर टाइम दिया हुआ है, तो पर टाइम सिर्फ किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k के यूनिट क्या थे, सिर्फ पर टाइम थे, है ना, पर सेकंड थे, यानी पर टाइम थे। इसका मतलब कि इस न्यूमेरिकल में पार्ट 2 का जो आंसर है वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा। इसी तरह से आगे है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकलता है। तो आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगला न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक नोट है जो कि मैं बता रहा हूँ, मैंने पीछे भी बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ज़ीरो भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी होता है, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन थोड़े रेयर होते हैं। तो मैंने पीछे की एक वीडियो में ये बताया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने पीछे की एक वीडियो में बताया था कि मैं आगे चल के आपको एक एग्जांपल दूंगा जो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन की है। तो ये पोटाशियम क्लोरेट
डिसोशिएट करता है पोटाशियम परक्लोरेट और पोटाशियम क्लोराइड में। एक्सपेरिमेंटली इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 आई है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये 4th ऑर्डर रिएक्शन है। बेशक ये रेयर होते हैं बट लेकिन ये 4th ऑर्डर रिएक्शन है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो शेल वी कॉल इट अ डे। आज आप इतना कीजिए और अपनी बुक में से जो है न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेज जो हैं यहाँ तक जितना मैंने काम करवा दिया है वो सॉल्व कीजिए। ये तो चलो आपको सॉल्व आ गए, इसके नोट्स भी मैं आपको PDF बना के सेंड कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने अनसॉल्व भी ट्राई करने हैं। ठीक है बच्चों, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इस चैप्टर तक पहुंच ही गए हैं और हमने कंफर्टेबली अपना काम कर लेना है। लेकिन आपकी तरफ से एक चीज़ का रिस्पांस थोड़ा सा वीक है। आप जो होमवर्क है सारे बच्चे जो है वो चेक नहीं करवाते मुझसे, तो होमवर्क ज़रूर चेक करवाया कीजिए। ठीक है, तो किसी किसी बच्चे का मैं नाम नहीं लूँगा, तो किसी किसी बच्चे का जो होमवर्क है वो कम आता है, तो रोज़ भेजा कीजिए। ठीक है, थैंक यू। और एक चीज़ और, एक हम्बल सजेशन, रात को 2 बजे आप काम करते हो तो 2 बजे मुझे होमवर्क सेंड कर देते हो, तो प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस। 10 बजे तक आप अपना होमवर्क सेंड कर दिया करो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। ठीक है, कि पता नहीं किसका मैसेज आ गया। चलो, एनीवे, थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। सी यू very soon. Pray to the God we meet as fast as possible. Great day.